नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं शशांक। तो आज का मैंने एक पेपर लिया है सीटेट का, और ये 2021 का पेपर है और ये पेपर सेकंड है। देखो, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में डिफरेंस क्या होता है। पेपर सेकंड में आपका जो ईवीएस और मैथमेटिक्स है वो इसमें नहीं आता है। दोनों में क्वेश्चंस 150 ही आते हैं। और इसमें जो पहला सेक्शन होता है सीडीपी का, उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इनका कोर सब्जेक्ट साइंस रहा है, उनके लिए मैथ साइंस आता है 60 नंबर का। उसके बाद जिनका आर्ट्स ग्रुप है ना, उनके लिए सोशल साइंस आता है, वो भी 60 नंबर का होता है। उसके बाद दो सेक्शन होते हैं लैंग्वेज के, जिनका इंग्लिश रहा है इंग्लिश आती है, हिंदी और उनके लिए आती है। जिनका उर्दू रहा है या और कोई लैंग्वेज है उनके लिए उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है। पहला ऑप्शन है वो है धीमी गति से होता है, हम उसे मापा नहीं जा सकता। सेकेंड ऑप्शन है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। थर्ड ऑप्शन है में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। या फोर्थ ऑप्शन है अनियमित और असंबद्ध होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। क्योंकि कभी घटता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो इसमें विकास मिश्रित होता है। ठीक है, क्योंकि बाल्यावस्था की जो यहाँ पे एज दी गई है वो 2 से होती है 12, क्योंकि इसमें दो होती हैं। एक 2 से 6 होती है, उसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। एक होती है 6 से 12, उसको बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड है। इसमें दोनों ही कॉमन हर बुक में अलग तरह से दे रखी हैं। तो इसमें 2 से हम लोग सीधे 12 ले रहे हैं, जो पूरी चाइल्डहुड की बात की जा रही है। इसमें विकास होता है, जैसे कि बहुत सारे विकास होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल है, मोरल है, लैंग्वेज है। बहुत से के विकास होते हैं। तो इसमें विकास यहाँ पे सिर्फ फिजिकल की बात हो रही है, तो बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। सेकेंड ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने की चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती। थर्ड ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। या फोर्थ ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। देखो, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, इसको बोलते हैं जीपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है, ये होता है वास्तविक विकास तथा संभावित विकास। यानी जो हम लोग जो एक्चुअल डेवलपमेंट है या फिर जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है, उसके जो बीच का डिफरेंस है उसको हम लोग बोल सकते हैं जीपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें जो हो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, सीधा सीधा इसमें डेफिनेशन दे रखी है जीपीडी की, तो वही इसका ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड इसका जो ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिगत चिंतन करने में समर्थ हैं। या सेकेंड ऑप्शन है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं। या थर्ड ऑप्शन है संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं है। या फोर्थ ऑप्शन है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, जिन पियाजे ने एक थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास, है ना, कि बच्चे की समझ जो है अडॉप्शन से सीखते हैं, एसिमुलेशन से सीखते हैं, या एक्मोडेशन से सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्त चिंतन करने में समर्थ होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं। इसमें कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियात्मक पूर्वक बनाने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। पहला ऑप्शन है दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास। सेकंड ऑप्शन है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास।
थर्ड ऑप्शन है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, या फोर्थ ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ठीक है, जो कि ऑप्शन है हमारा सेकेंड, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। ठीक है, इसमें बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं और उसमें उसकी जो क्वालिटीज़ हैं जो होती हैं उसमें वो दे रखी हैं। पहला है स्थानिक, इसका जो दिया गया है वो मनोवैज्ञानिक, जो कि नहीं होता है। जो स्थानिक होते हैं वो आर्किटेक्ट वगैरह बनते हैं, ठीक है। दूसरा है अंतरावैयक्तिक, जो कि होते हैं इंट्रापर्सनल। तो इसका जो दिया गया है मिलान वो विक्रेता, जो कि नहीं होता है। जो अंतरावैयक्तिक होते हैं, इंट्रापर्सनल होते हैं, जैसे कि कोई जो फिलासफी वगैरह होते हैं वो बनते हैं। दूसरा है भाषिक में है मूर्तिकार, नहीं। तो ये होते हैं लिंग्विस्टिक वगैरह होते हैं। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो होते हैं शारीरिक गति संवेदना, वो खिलाड़ी एथलीट बनते हैं, है ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा जो बॉडली काइनेस्थेटिक होते हैं वो एथलीट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। अगला ऑप्शन है थर्ड, उसमें कह रहा है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। फोर्थ ऑप्शन है स्कीमा के परिकल्पन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। देखो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था, सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी। इन्होंने ये कहा था कि जो पहले भाषा आती है बाद में विचार आते हैं, लेकिन चॉम्स्की ने अलग एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है ना। तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। पहला ऑप्शन है उसमें कह रहा है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं होते हैं। सेकंड ऑप्शन है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। थर्ड ऑप्शन है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। या फोर्थ ऑप्शन है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा के बारे में जो ऑप्शन हमारा है वो है फोर्थ, जो कि राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। पहला जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। सेकेंड ऑप्शन है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। थर्ड ऑप्शन है एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना। या फिर फोर्थ ऑप्शन है जिसमें कह रहा है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फोर्थ, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। पहला ऑप्शन है एक गुण और साधन। सेकेंड ऑप्शन है एक रुकावट। थर्ड ऑप्शन एक समस्या। या फोर्थ ऑप्शन है एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो इसका लग ही रहा है पहला ही ऑप्शन है एक गुण और साधन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें पहला ऑप्शन है अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। ये सेकंड ऑप्शन है अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। ये थर्ड ऑप्शन है बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। या फोर्थ ऑप्शन है अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लास होती है, ठीक है, वो होती है हमारा, इसमें मैच कर रहा है ऑप्शन 4, अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के
संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका सबको पता ही आंसर आपने पढ़ा ही होगा, लेव वाइगोत्स्की है। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला ऑप्शन हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने ही समाज संस्कृति के सिद्धांत का दिया था, उसके बारे में बताया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। तो पहला इसमें ऑप्शन है बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये भी जरूरी है। दूसरा ऑप्शन है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, ये भी ठीक है। थर्ड है बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, ठीक है, वर्कशीट होती है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, क्योंकि इसको पढ़ने में दिक्कत होगी। जो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए छोटी मुद्रा वाली वर्कशीट है, उससे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है। पहला ऑप्शन है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। सेकंड ऑप्शन है बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। थर्ड ऑप्शन है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। या फोर्थ ऑप्शन है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। बिल्कुल सही बात है, अपने बीएड में पढ़ा होगा। का जो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, दार्शनिकता की सभी बच्चों के नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। इसका पूरा बुक्स, इसकी पूरी बुक है, एक पूरे चैप्टर है समय शिक्षा के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरक्षरता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। ये सेकंड ऑप्शन है वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। ये थर्ड ऑप्शन है प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। या फोर्थ ऑप्शन है रटने पर आधारित परीक्षा देकर। प्रतिभाशाली और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बच्चे होते हैं ना, जिनमें ज़्यादा चैलेंज लेने के लिए एक्टिविटी ज़्यादा होती है ना, उसको बोरिंग कम करने के लिए हम लोग बच्चों को है ना कुछ ऐसे काम दे सकते हैं जैसे कि उनको चैलेंज ले सकें वो, है ना। उससे क्या होगा, वो थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे पढ़ाई में। इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड। तो बताया था हमने डिसलेक्सिया होती है, अगर पढ़ने से संबंधित कोई कठिनाई होती है तो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन है उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर या पूर्व शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। यह थर्ड ऑप्शन है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। या फोर्थ ऑप्शन है जिसमें कह रहा है कि उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विशेषण से, क्योंकि जो डिसलेक्सिया होती है वो लिखने से संबंधित पढ़ने से संबंधित कठिनाई में होती है, उससे रिलेटेड होती है। ठीक है, पढ़ने से रिलेटेड होती है, उसको हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, उसी के यहाँ पे बात कर रहा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है नहीं है। पहला ऑप्शन है उसमें कह रहा है अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। या सेकंड ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो दूसरा तो वैसे ही हमें लग रहा है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड है विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता प्रदान करना। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी सही है। फर्स्ट है अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। ये भी सही है, पॉजिटिव है। हमें से इसमें नेगेटिव पूछा गया है, तो नेगेटिव इसमें एक ही है, वो है सेकेंड। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, का कोई आपसी संबंध नहीं है कि भूमिका नगण्य है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों में अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य की। लोग कहते हैं ना कि अच्छे शरीर में ही अच्छे दिमाग का निवास होता है ना। तो एक शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है अच्छे लर्नर के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ, या सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, या थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। नहीं, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड और थर्ड। सेकेंड और थर्ड है हमारे सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नहीं सॉरी, सेकेंड क्या है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें हो जाएगा पहला और थर्ड, जो कि हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, ठीक है। हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, यानी ये और ये, ठीक है, बिल्कुल सही लग रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है कि अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम एक सरल रैखिक प्रक्रिया है, अधिगम एक सरल या व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अधिगम एक जटिल या निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो देखो, निष्क्रिय तो है नहीं क्योंकि ये एक्टिव प्रक्रिया है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो हमारा सक्रिय पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। सरल, अधिगम सरल रेखा में नहीं होता है, क्योंकि अधिगम जो है वो एक सरल रेखा में नहीं होता है, ये घटता बढ़ता रहता है ना। सॉरी, बढ़ता ही रहता है, घटता तो है नहीं, अधिगम बढ़ता रहता है, तो ये एक सरल रेखा में नहीं होता है। इसको बोलते हैं रैखिक, लीनियर नहीं होता है, व्यक्तिगत भी नहीं होता है और निष्क्रिय भी नहीं होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को चाहिए टालना चाहिए, उपोषित करना चाहिए, समझना चाहिए या अनदेखा करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन लग ही रहा है, थर्ड ऑप्शन है समझना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। पहला ऑप्शन है, इसमें कह रहा है सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक, या सेकेंड ऑप्शन है प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक, या थर्ड ऑप्शन है भयावह सुसाध्य, या फोर्थ ऑप्शन है प्रतिस्पर्धिक सुसाध्य। तो इसका जो ऑप्शन है कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये रीडिंग के क्वेश्चन है, आप पढ़ के भी इनको क्वेश्चन इनका आंसर दे सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। पहला ऑप्शन है पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। सेकंड ऑप्शन है सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। वे कार्य कर देना चाहिए जो बहुत सरल हो, ऐसा भी नहीं है। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसमें देखो, इसमें ऑप्शन 4 जो है वो भी सही है, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर प्रदान करना चाहिए। कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। इसमें कह रहा है प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल्स। जब वो नई स्किल सीखते हैं तो उनको थोड़ा हेल्प भी करनी चाहिए, जो उनके सीनियर्स हैं, है ना, तो उनको थोड़ा आसानी रहती है, यानी जो इसके हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, सही बात है। सेकंड ऑप्शन है बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। थर्ड है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है, ठीक है। फोर्थ है बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो है सेकेंड। इसमें निगेटिव पूछा है, इसमें निगेटिव थॉट मिल रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन है निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन लग ही रहा है, इसका ऑप्शन सेकेंड है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, ठीक है। यानी बच्चे जिस तरीके से पढ़ना चाह रहे थे उस तरीके से उनको वहाँ पे नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 25। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से पहला है बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है, तो ऐसा तो नहीं है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों में प्रतिस्पर्धक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है एक, ठीक है, डैश दे रखा है कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र का व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार प्रवर्तित करती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित, दूसरा है प्रगतिशील, तीसरा है पाठ्यपुस्तक केंद्रित, चौथा है व्यवहारवादी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अध्यापक केंद्रित। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा व शास्त्र आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार प्रवर्तित करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 26 नंबर है। तो इसमें एक कक्षा अध्यापक केंद्रित तो नहीं होगी क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड भी नहीं है और टीचर सेंटर्ड भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट तो होगा नहीं इसमें, ऑप्शन सेकंड होगा इसमें प्रगतिशील, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड प्रगतिशील। इन अ क्लासरूम टीचर्स अडॉप्ट देयर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, प्रोग्रेसिव, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोग्रेसिव, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें कह रहा है विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला ऑप्शन है बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है, इसको क्वेश्चन को हम लोग पहले कर चुके हैं। सेकंड ऑप्शन है संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है, तो ऐसा तो नहीं है। विकास रुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्था में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय नहीं मल्टी डायरेक्शनल होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल का उभरना, सेकंड ऑप्शन तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं, या थर्ड ऑप्शन है पेशी कौशल और समग्र शारीरिक व्यक्ति का तेजी से विकास, या फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, क्योंकि इस उम्र में बच्चे तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं वो करने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है 29। इसमें कह रहा है बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, ऑप्शन दे रखा है कि भूमिका नहीं है, कि बहुत कम भूमिका है, या प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है। तो इसमें विद्यालय होता है द्वितीय कारक, प्राथमिक कारक होता है उनका परिवार।
थर्ड ऑप्शन है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो जीन पियाजे ने ये कहा था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा जीन पियाजे। ओके, तो अगला जो हमारा सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स और साइंस का है। इसमें हम लोग मैथमेटिक्स के पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें मैथ का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कह रहा है कि यदि 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस 1.001 इंटू 1.1 इक्वल टू 2 माइनस के है, तो यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, हमें जो वैल्यू दे रखी है ना प्लस में, ये पहले जो वैल्यू है ये ऐड कर लेनी है आपस में। उसके बाद इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से फिर माइनस कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप जब इतना करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.8929। ठीक है, ये इक्वल टू है 2 माइनस के। तो यहाँ से हमें के इक्वल टू मिल जाएगा 2 माइनस ये वैल्यू 2 में से माइनस हो जाएगी, 2 माइनस 1.89 और 29। ठीक है, जब इतना आप कर लोगे तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, 0.1071। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए इक्वल टू माइनस का 3/4 और बी इक्वल टू 5/6 है तो निम्न में से कौन सा ए और बी के बीच स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको दशमलव में चेंज कर लेंगे। तो 3/4 को अगर आप दशमलव में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 3/4, सबको पता है 0.75 होता है। ठीक है, और ये है माइनस का। उसके बाद 5/6 है, इसको अगर आप चेंज करोगे दशमलव में तो ये आएगा 0.83 और 3। ठीक है, तो अब ये कह रहा है जो हमारे साथ वैल्यू निकल के आई हैं वो है माइनस का 7 और 0.7 और 5। ठीक है, दूसरी वैल्यू है वो है प्लस की है, प्लस 0.83 और 3। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है इनमें से ऑप्शन में कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी वैल्यू इनके बीच में नहीं आती है। ठीक है, करना क्या है, अब देखो वैल्यू हमारी स्टार्ट होती है माइनस का 0.75 से, माइनस का 0.75 से वैल्यू स्टार्ट होती है और 0.833 तक जाती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसके बीच में नहीं आती। तो देखो जीरो तो आएगा क्योंकि माइनस का 0.75 है। अगर माइनस का 0.75 है तो इसके बाद जब ये नीचे आएगी तो वैल्यू ये माइनस का 0.60 हो जाएगी, माइनस का 0.50 हो जाएगी, माइनस का 0.40 हो जाएगी, फिर धीरे धीरे ये जीरो तक वैल्यू आएगी। एक टाइम पे जीरो के आने के बाद फिर ये प्लस में शुरू हो जाएगी, प्लस 0.12, फिर ये ऐसे 0.833 तक जाएगी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि पहला जो ऑप्शन है जीरो, तो जीरो तो आएगा ही। ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है माइनस का 1.2, 1.2 का मतलब होता है 0.50, ये भी माइनस का है। तो एक टाइम के बाद इसके बाद यहाँ पे भी आएगा। फिर कह रहा है माइनस का 2/5, 2/5 होता है 0.40, तो ये वैल्यू घट के यहाँ तक भी आएगी। फिर कह रहा है अगली जो वैल्यू है कह रहा है माइनस का 7/9, तो जो 7/9 होता है इसको अगर आप दशमलव में चेंज करोगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 0.77, है ना, तो ये आएगी 77। अब देखो 77 तो वैल्यू इसके ऊपर जा रही है, ये जो हमारा माइनस का 0.75 है, ये जो वैल्यू आई है निकल के 0.77, ये इसके ऊपर जा रही है वैल्यू, इसके ऊपर, यानी कि यही जो हमारा ऑप्शन है वो इसके बीच में नहीं आएगा। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1.7 इंटू 10⁴ और 12.5 इंटू 10⁻⁻6 के गुणनफल को मानक के रूप में k इंटू 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ से हमें 2k प्लस n का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 33, इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको तो मल्टीप्लिकेशन तो करना ही करना है। 1.7 इंटू 10⁴ और 12.5 इंटू 10⁻⁻6, इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 21.125 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को आपको एक अंक आके लेके आना है। इसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी तो हो जाएगी 2.125 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगी। अब क्या करना है, अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू निकल के आई है
2.125, इसको आपने क्या करना है k इंटू 10⁻n से इसको कंपेयर करना है। जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से जो कंपेयर करोगे आप, तो यहाँ से k की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना, ये k की वैल्यू हो जाएगी, और n है, ये 10⁻n है, तो n की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, अब आपको आंसर निकालना है k इंटू 2k+1 का आंसर निकालना है, 2k+n का। तो ये तो वैल्यू k की है, ये वाली वैल्यू k की है, इसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो हो जाएगा, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4.25। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्लस n की वैल्यू है -1, तो यहाँ से हो जाएगा -1। ठीक है, जब आप इसमें से -1 कम करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.25, क्योंकि 4 में से 1 चला जाएगा, 4.25 है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4th। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ इसमें करना है नहीं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो ये अनुपात 5:7 हो जाता है, दी गई दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, करते हैं इसको। इसमें कह रहा है जो संख्याएं हैं वो 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, यानी कि उसको हम लोग मान लेते हैं 3x/5x। ठीक है, इतना कह रहा है क्वेश्चन में। फिर कह रहा है अगर इनमें दोनों संख्या में 12 जोड़ा जाता है तो इनमें हम लोग 12 जोड़ देते हैं, +12 और +12, तो कह रहा है इनको जोड़ने के बाद इनका अनुपात हो जाता है 5:7। ठीक है, अब यहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। हमें क्या करना है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ऐसे जब 7 की मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से तो ये हो जाएगा 21x, जब 5 की मल्टीप्लाई करोगे 5x से ये वाले, तो ये हो जाएगा 25x। 25x में से 21 जाएगा, 21x जाएगा, तो ये बचेगा 4x। ठीक है, 4x इक्वल टू, क्योंकि फिर x रह नहीं गया, फिर करोगे 12×7 84 और 12×5 60, यानी 84 में से 60 जाएंगे तो ये हो जाएंगे 24। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6 आएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6। ठीक है, अब जब हमारी x की वैल्यू 6 आई है तो यहाँ से अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू x में 6 की, तो जो पहली संख्या हो गई वो हो गई 18, दूसरी संख्या हो गई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, दूसरी संख्या हो गई 6×5 30, यानी दो संख्याओं का योग हो गया 18 + 30 यानी कि 48, जो हमारा आंसर हो जाएगा 48। 48 ऑप्शन कौन सा है, वो है 3rd। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹840 है, एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर उसे 19% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। इसमें क्या है, कह रहा है 15% की छूट देकर बेचता है, तो भाई छूट जो देता है वो छूट तो MRP पे देता है, तो यानी इसका जो आप निकल के हो जाएगा, हम लोग इसको निकालेंगे CP/MRP। ठीक है, इक्वल टू, अब कह रहा है 15% की छूट है, जब 15% की छूट दे रहा है तो अब छूट तो 100 में से देगा, तो ये हो जाएगा 85। ठीक है, कह रहा है 19% का लाभ होता है, यानी ये हो जाएगा 119। ठीक है, अब इसको हम लोग 17 से कैंसिल कर देंगे, 17×85, 17×7 119, यानी CP/MRP का जो रेशियो आ गया है वो आ गया है 5/7। ठीक है, इसका जो रेशियो आ गया है ये आ गया है 5/7। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, अंकित मूल्य MRP जो है वो 840 है, यानी इसका जो रेशियो है वो 7 है। ठीक है, यानी 7 की जो वैल्यू यहाँ पे रेशियो है वो 840 है, हमें निकालना है 5 का। तो कैसे करेंगे, अब करेंगे, यानी कि 7 रेशियो इक्वल टू है 840, हमें निकालना है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और इंटू 5, 7 से इसको कैंसिल करोगे, 7 × 7, 7 दूनी 14, 1 0, यानी कि 120 इंटू 5, 120 इंटू 5 हो जाएगा 12×5 60, यानी 600। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 600 ऑप्शन है 3rd, ये वाला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 5x - 7/3 + 2 = 4x - 3/4 + 4x है, तो यहाँ से हमें 8x + 5 की वैल्यू निकालनी है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या है, सबसे पहले समझ लो इसमें है, अब देखो कुछ शॉर्ट में करूँगा, इसमें 3 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 2 से। ठीक है, या तो हम लोग नॉर्मली करते ही हैं, 4 की मल्टीप्लाई आपको इससे कर दो एक बार। ठीक है, इससे करने के बाद थोड़ा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी जगह इसमें थोड़ी कम पड़ रही है,
तो यहाँ से जब इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई पहले तो करनी पड़ेगी, वो कर दोगे तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी 5x माइनस 7/3, है ना, इतना तो था ही। और यहाँ पे +2 था, इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है, उसमें है 4x माइनस 3 और प्लस 4x, ठीक है, अपॉन है 4। तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई आप करोगे 4x से। इतना करने के बाद इसका जो आगे वैल्यू निकल के आएगी, मैं थोड़ा कर रहा हूँ आगे, वो वैल्यू निकल के आएगी। आप इसमें से 6 यहाँ पे हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 चौक 16x, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा आगे करता हूँ तो ये हो जाएगा 5x। अब थोड़ा शॉर्ट कर लेना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। 5x माइनस 1 अपॉन 3। सेकेंड जो पार्ट है वो आएगा 20x और माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है, इतना आएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई आपको करना है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इसको मैंने कर रखा है, तो ये आएगा 40x इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ से 5 कट जाएगा, 8 टाइम जाएगा, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 1/8, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/8। निकालना क्या है हमें, 8x प्लस 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 1/8 इंटू 8 और प्लस 5 करना है। तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 और प्लस 5 ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा 6, जो कि है पहले ऑप्शन में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मतलब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कह रहा है p इक्वल टू दे रखा है 12x/, माइनस 10y² माइनस 18x², q इक्वल टू दे रखा है 14x² प्लस 12y² प्लस 9xy, r इक्वल टू दे रखा है 5y² माइनस x² प्लस का xy। देखो अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें p प्लस q करना है, यानी इनको आपस में ऐड करना है और माइनस करना है r, ठीक है। जब आप r माइनस करोगे इसमें से, तो इसमें जितने भी r के साइन हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस, जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस, जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस, ठीक है। हम लोग यहीं पे करते हैं इसको। अब क्या है, अब देखो हम लोग पहले 12xy ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें है 12xy और इसमें है 9xy, तो ये हो जाएगा 21xy, ठीक है। उसके बाद करेंगे माइनस, अब यहाँ पे r करेंगे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का xy है, ये हो जाएगा माइनस का xy। तो 21xy में से एक xy चला जाएगा तो बचेगा 20xy, ठीक है। यानी कि जो 22 वाले ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। दो ऑप्शन बचे हमारे पास 20xy। अब क्या करें, अब हम लोग इसमें करेंगे x², ठीक है। यहाँ पे 18x² और यहाँ पे 14x² प्लस का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4x², ठीक है। यहाँ पे है x² माइनस का, इसका अब प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस का 4x² और प्लस का x², यहाँ पे बचेंगे माइनस के 3x², यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। थर्ड वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 322 है। तो यहाँ से हमें अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हमें x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, देखो तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हम दोनों पार्ट में +2 ऐड कर लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इससे क्या होगा, जब हम 322 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 324। क्यों, अब हमें क्यों करना है ऐसा, क्योंकि 324 हमारा 18 का स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे हमें हो जाएगा 18 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उसको देखते हैं। देखो अब यहाँ पे x की पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² इक्वल टू हो जाएगा 324 की जगह होता है 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से हमें 2, ये रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 18। अब क्या करना है, अब इसमें से जब हमने पहले यहाँ पे -+2 किया था, यहाँ से करेंगे हम लोग -2। -2 से क्या होगा, यहाँ पे 18 है, यहाँ से -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो अगली बार हमें क्या मिल जाएगा, अगली बार हमें मिल जाएगा जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 1/x इक्वल टू 4,
जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि 15x² माइनस 26x प्लस 8 है इक्वल टू ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यहाँ से हमें ए बी और सी डी की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमें 2a प्लस बी माइनस सी और डी का आंसर निकालना है। कैसे करेंगे, देखो हम लोग क्लास 8 में पढ़ते थे गुणनखंड निकालना। ठीक है, गुणनखंड फैक्टर निकालते थे हम लोग। तो उसमें से क्या करना है, आपको यहीं पे फैक्टर निकालने हैं। जो आपकी इक्वेशन है 15x² माइनस 26x प्लस 8। ठीक है, 15 8 120, इसने आपको फैक्टर निकालने हैं। इसके फैक्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ, फैक्टर आप निकाल लेना, थोड़ा शॉर्ट में कर देना। देखो क्या होता है, जैसे हम लोग निकालते हैं ना 3x माइनस 5 और 2x प्लस 8, है ना। तो वही है यहाँ पे, ये हो जाएगा ax प्लस बी और सी एक्स प्लस डी। ऐसे ही हमें यहाँ पे आंसर निकालना है इससे कंपेयर करके, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 3, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 8। बस ऐसे ही यहाँ पे हमें निकालना है। इसके आप जो फैक्टर निकालोगे 15x² के, वो फैक्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो फैक्टर आएंगे 3x माइनस 4 और अगला जो फैक्टर आएगा वो आएगा 5x माइनस 2। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी a की, ये वैल्यू हो जाएगी a की, ये हो जाएगी b की, ये हो जाएगी वैल्यू c की और ये वैल्यू हो जाएगी d की। ठीक है, अब आपको 2a करना है, यानी 2a हो जाएगा, a की वैल्यू 3 है तो 2a हो जाएगा 6। ठीक है, फिर कह रहा है प्लस बी यानी हो जाएगा -4, क्योंकि b की वैल्यू 4 है। फिर करना है माइनस सी की वैल्यू है 5, ये हो जाएगा -5। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है हमें, अब कह रहा है -2 इंटू डी। अब डी की वैल्यू है 2, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और 6 प्लस का है 5 माइनस का है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन है सेकेंड। है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कह रहा है ट्राइंगल ABC और कोई दूसरा ट्राइंगल है DEF में यदि कोई भुजा इसकी है AV वो EF के बराबर है, BC DE के बराबर है और CA FD के बराबर है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन उस ट्राइंगल को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 ट्राइंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ A B और C। एक और ट्राइंगल है उसको भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ, वो ट्राइंगल है, इसको नाम दे रहा हूँ D E और F। ठीक है, DEF। अब इसमें कह रहा है ट्राइंगल में कि AV जो भुजा है, AV जो भुजा है वो BC के इक्वल है, AB जो भुजा है वो EF के इक्वल है, यानी इसके इक्वल है। ठीक है, उसके बाद जो BC भुजा है, वो DE के इक्वल है, यानी इसके इक्वल है। उसके बाद जो CA भुजा है वो FD के इक्वल है। ठीक है, वो FD के इक्वल है। अब कह रहा है इसमें जो कंडीशन दे रखी है 4, इसमें कौन सी कंडीशन ट्राइंगल ABC को सर्वांक्षम होगी, तो इसको देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है पहली ट्राइंगल मैंने ले लिया ABC। उसके बाद अब देखो इसमें AB जो भुजा है AV, ठीक है, AB जो भुजा है वो EF है ना, FE के बराबर है, यानी यहाँ पे पहला तो F आ जाएगा हमारे पास। F किस में है, F जो सर्वांगक्षमता है ये तो कैंसिल हो जाएगा, AV कैंसिल हो जाएगा और AV कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो पहले तो F आ जाएगा। उसके बाद जो BC भुजा है, BC है वो बराबर है, जो BC भुजा है वो बराबर है ED के, तो यहाँ पे E आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचा है D, तो यहाँ पे E आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा D, यानी हमारा जो ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। देखो समकोण त्रिभुज आपको पता ही होगा, इस तरह से होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें एक कोण 90 का होता है और इसमें एक कंडीशन होती है, इन दोनों भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, ये जो भुजाएं हैं एक ये वाली और एक वाली,
इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा होगा ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन सा हो सकता है। देखो पहले में है 20, एक भुजा है इसकी 20, दूसरी है 21। 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का होता है 441, 31 का होता है 961, यानी ये हो जाएगा 400 और 441 यानी 841। तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, पहला तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा है 35 का स्क्वायर, अगर हम करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 49, 9, 5, 14, 8, 64, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 41 का, ये हो जाएगा फोर्थ। इसमें जो आप करके देखें ना, 65 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर इक्वल टू होगा 97 के स्क्वायर के बराबर, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कह रहा है किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक के किनारों की संख्या होगी। देखो किनारों की संख्या के लिए एक फॉर्मूला होता है, शीर्ष यानी वर्टिसेस माइनस किनारे यानी कि एज, ठीक है, प्लस फलक इक्वल टू होता है 2। ये एक फार्मूला होता है, आप फार्मूला याद कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या है, इसमें हमें निकालना क्या है, हमें इसमें से किनारे निकालने हैं। ठीक है, ई की हमें वैल्यू निकालनी है। शीर्ष यानी वर्टिसेस बी जो है वो दे रखे हैं, बी की जो वैल्यू है वो है 10। ठीक है, किनारे हमें निकालने हैं ई, प्लस जो फलक हैं वो 7 हैं, इक्वल टू में है 2। ठीक है, तो 10 में और 7 17 हो जाएंगे, 17 में से 2 जाएंगे तो हो जाएंगे 15। यहाँ से हमें ई की वैल्यू निकल आएगी, ई को उधर ले जाओ और 10 से 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो और 2 वहाँ से घट जाएंगे, तो इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला 15। अगला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो पहले मैं तो एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये है ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसको नाम देता हूँ ए बी और सी। अब कह रहा है कि इस ट्राइंगल में भुजा ए वी को ई तक बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि इसको ई तक बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको बढ़ा दिया है, इसको ई तक बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है भुजा ए सी यानी सी ए को डी तक बढ़ाते हैं, जो भुजा सी ए है इसको डी तक बढ़ाते हैं, यहाँ पे कोई डी है। ठीक है, यहाँ तक बढ़ाते हैं। अब कह रहा है कि कोड बी ए डी, कोड बी ए डी, ये जो कोड है वो 125 है। ठीक है, ये जो कोड है वो 125 डिग्री है। ठीक है, फिर कह रहा है कोड ई बी सी, कोड ई बी सी है वो है 100 डिग्री, यानी ये जो कोड है ये 100 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सत्य है। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, वो तो आपको पता ही है। और ये जो कोण है ना, ये जो कोण है ये दे रखा है 125, और ये जो यहाँ तक अगर इसको सीधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, 180, 180 में से 125 जाएगा तो ये जो कोण बन जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। ठीक है, 100 में से 125 जाएगा, 180 में से तो 55 डिग्री बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 100 डिग्री है, जब ये 100 डिग्री एंगल है तो ये हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 180 में से 100 जाएंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके तीनों कोणों का योग पता ही होता है, 180 होता है, तो 80 हो गया, 55 ही हो गया, बचा कितना, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया है। अब हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं इसकी क्या है। पहली कंडीशन है ट्राइंगल ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु का मतलब होता है ट्राइंगल में कोई 2 कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, वो तो ऐसा है नहीं, क्योंकि एक 80 डिग्री है, एक 55 डिग्री है और एक है 45 डिग्री, तो ये तो कंडीशन कैंसिल हो गई पहली वाली। ठीक है, ये तो होगा नहीं। अगला है ए वी इज ग्रेटर देन बी सी। देखते हैं ए वी ग्रेटर देन बी सी है या नहीं। तो देखो ए वी है, ए वी जो सामने एंगल है वो है 45 डिग्री। ठीक है, ए वी जो सामने है वो है 45 डिग्री, और उसका कह रहा है बी सी के सामने है 55 डिग्री,
यानी सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि 45 डिग्री क्या बी 55 डिग्री से बड़ा है? नहीं, क्योंकि ये छोटा है। तो ये भी कंडीशन सेकंड वाली है, ये भी कैंसिल हो जाएगी। थर्ड वाली जो है उसको देख, उसमें कह रहा है कोड ए बी सी, यानी कोड ए बी सी यानी ये हो गया 80 डिग्री। ठीक है, थर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूँ। कोड ए बी सी ये तो हो गया 80 डिग्री, कोड ए बी सी क्योंकि ये 80 डिग्री है, कोड ए बी सी। ठीक है, फिर कह रहा है कोड ए सी बी, कोड ए और सी वी यह है 45 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है इनका अंतर क्या 35 डिग्री है, तो यह है 45 और ये है 80, 80 में से 45 जाएंगे तो बचेगा 35 डिग्री। ठीक है, यानी कि कंडीशन थर्ड जो है ये यहाँ पे फॉलो कर रही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। फोर्थ में क्या करा है, फोर्थ में करा है कोड बी ए सी, तो यहाँ पे ए है 55 डिग्री। ठीक है, ए जो है वो है 55 डिग्री। फिर कह रहा है कोड ए सी वी और सी है 45 डिग्री, का अंतर 20 डिग्री है, तो 45 और 55 का डिफरेंस है वो 20 नहीं आता है, 10 आता है। तो कंडीशन फोर्थ भी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है समलंब पी क्यू आर एस में पी क्यू जो है वो एस आर के परपेंडिकुलर है, पी क्यू है वो एस आर के परपेंडिकुलर है, और पी क्यू तथा एस आर का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 डिग्री है और पी क्यू तथा एस आर के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो एस आर की लंबाई निम्न में से कितनी है? तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज कुछ होता है, ड्रॉ करता हूँ, एक कुछ इस तरह का होता है समलंब चतुर्भुज, ऐसे कुछ इस तरह का होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, कुछ इस तरह का समलंब चतुर्भुज होता है। तो इसमें कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज है हमारे पास, तो उसमें कह रहा है ये जो है ये आर है, ये एस है, ये है पी और ये है क्यू। ठीक है, अब कह रहा है इसमें जो आर एस है, जो एस आर है, उस और पी क्यू का अनुपात है 3:2 है, यानी इसको हम लोग 2x मान ले रहे हैं क्योंकि 2, और ये जो पूरा है इसको हम लोग मान रहे हैं 3x। ठीक है, ये हो जाएगा 3x। अब क्या करना है इसमें, अब कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 480 है, मैं थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। और इनके जो बीच की दूरी है, ये वाली दूरी है, ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इनका जो क्षेत्रफल है वो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ये है ना, इनकी भुजाएं का योग बटा 2 प्लस इनके इंटू इनके बीच की दूरी। ठीक है, यानी कि 2x प्लस 3x ये हो जाएगा 480 इक्वल टू 480 इक्वल टू 2x और 3x, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, 5x/2 इंटू इनके बीच की दूरी जो कि है 12। ठीक है, तो 12 से 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, और 6 8 48 यानी कि 80। 80 को 5 से काटेंगे तो ये आएगा 16, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 16 आएगी। ठीक है, अब x की जो वैल्यू 16 आई है, ठीक है, फिर कह रहा है देखो अब x की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई है, तो ये तो हो जाएगी 32। अगर आर एस पूछा है और पी क्यू पूछा है तो हो जाएगी 16 इंटू 3 48। इसमें पूछा है, वो पूछा है इसमें पी क्यू तो आर एस के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, तो एस आर की लंबाई, ठीक है, जो हो जाएगी 32 सेंटीमीटर, क्योंकि एक्स की वैल्यू आई है 16 और ये है 2x, तो ये हो जाएगी 32 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन है सेकेंड। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 88 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना ओवरलैप किए गए मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है, जो बेलन की धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक आयताकार नाप का कोई पेपर है जिसकी जो विड्थ है वो है 10 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ है वो है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मोड़ कर बिना ओवरलैप किए हुए पेपर को एक बनाया जा रहा है बेलन। ठीक है, बेलन कुछ इस तरह से होता है, एक बेलन बनाया जा रहा है जिसकी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है
इस बेलन की धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए, यानी इसका हमें आयतन निकालना है बेलन का। ठीक है, उससे पहले हमें यहाँ से बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये बेलन की आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच तो हमारे पास 10 है, पाई हमारे पास वैल्यू है ही 22/7, हमें उससे पहले आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आर को निकालते हैं। आर निकालने के लिए इसका एक फार्मूला होता है, क्योंकि इसका हमें जो दे रखा है ना, इसकी जो लेंथ दे रखी है ये यही हमारे बेलन की हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो है लेंथ वो हो जाएगी बेलन की त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से आर निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू जो हमें दे रखा था 88। ठीक है, 88 पाई की वैल्यू पता ही है 22/7 होती है, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं 22/7 इंटू 2 इक्वल टू 88। इसको कैंसिल करेंगे, 22 से कट जाएगा ये 4 बार में। ठीक है, 7 चौक 28 और 2 से ये कट जाएगा, तो ये आर निकल के आ जाएगा 14। ठीक है, समझ गए, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 14। अब हमारे पास आर मिल गया है। अब आर से हम लोग इसका आयतन निकाल लेंगे, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, अब हमें करना है फिर से पाई 22/7 आर स्क्वायर इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू हमें दे रखी है वो 10 है। अब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी इसको सॉल्व कर लेना, जैसे भी करना है। 7 दूनी 14, 28, 280 को मल्टीप्लाई करोगे 22 से, तो ये इसका निकल के आएगा 61 और 60। ठीक है, आपको निकालनी है लीटर में, ये आई सेंटीमीटर में। इसको जब लीटर में चेंज करोगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 1000 डिवाइड करोगे 1 2 3, यानी इस पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 10, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6.160, जो कि ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 6.160 जो कि ऑप्शन है हमारा सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.160। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, इसको हम लोग करते हैं। इसमें कह रहा है किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पार्श्व प्रति क्षेत्रफल क्या होगा, इसको बोलते हैं लेटरल एरिया। ठीक है, देखो ये क्या है, एक क्यूब है, क्यूब का आयतन होता है, क्यूब का जो आयतन होता है वो होता है ए क्यूब। ठीक है, इसकी भुजा का क्यूब वो हमें दे रखा है, तो इससे हम लोग इसकी एक भुजा की नाप निकाल लेंगे क्या है। ठीक है, इसका आयतन होता है ए क्यूब इक्वल टू हमें दे रखा है 2197। ठीक है, तो यहाँ से इसको इसका क्यूब निकाल लेंगे। ये क्यूब है 13 का। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी भुजा की नाप आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका लेटरल एरिया। लेटरल एरिया होता है, लेटरल एरिया इक्वल टू होता है 4a स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 169 इंटू 4। ठीक है, सिंपल है, कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे 169 से मल्टीप्लाई 4 गिनने के बाद तो यहाँ पे 17 मान लो इसको, 17 चौको 68, 680, उसमें से 4 कम कर दो, 680 में से 4 कम करोगे तो ये हो जाएगा 676, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इसको हम लोग करते हैं। इसमें कह रहा है निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक तथा माध्यक का माध्य क्या है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा घुमा रहा है ये। इसमें सबसे पहले हमें परिसर निकालना है, परिसर को बोलते हैं रेंज। ठीक है, हम लोग पहले रेंज निकालेंगे, उसके बाद इसका बहुलक निकालेंगे जिसको बोलते हैं मोड, फिर इसकी माध्यिका निकालनी है। ठीक है, फिर इनका हमें माध्य निकालना है, जो नंबर हम लोग निकालेंगे इनका माध्य निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले क्या इसके रेंज निकालनी है, तो इसको करने के लिए क्या है, आप क्या करना है, इनको एक ऑर्डर में इनको सेट कर लेना, चाहे डिसेंडिंग और चाहे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जैसे हम लोग माध्यिका निकालते हैं इनको ऑर्डर में सेट कर लेना। ठीक है, इनको ऑर्डर में अगर करोगे आप तो इसमें जैसे 2 है, उसके बाद 2 के बाद है 3, कितनी जगह है 3, उसके बाद 3 2 जगह है, फिर है 4, फिर है 4, 1 2 3 4, 4 जगह 4 है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद है 5, फिर है 6। ठीक है, ऐसे इनको ऑर्डर में सेट कर लेना।
रेंज क्या होती है? परास जिसको बोलते हैं, रेंज होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, रेंज को बोलते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो इसमें 19 है, और जो मिनिमम नंबर है वो 2 है। तो रेंज आ जाएगी 19 माइनस 2, 17। ठीक है, रेंज आ जाएगी 17, इसको आप नोट कर लेना। आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। फिर इसका निकालना है बहुलक। बहुलक को बोलते हैं मोड। बहुलक क्या होता है? जिसकी नंबर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, यानी जो ज़्यादा बार दिया होता है वो बहुलक होता है। जिसको ज़्यादा बार रिपीट होता है वो बहुलक होता है। इसमें ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो है 4। 4 इसमें 3 टाइम दे रखा है। ठीक है, 4 दे रखा है 3 टाइम। तो ध्यान रखना, इसका जो मोड है वो आया है 4, और जो रेंज आई है वो आई है 17। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग। बाकी आगे मैं क्वेश्चन करता हूँ। फिर निकालनी इसमें माध्यिका। ठीक है, इसमें जो पद हैं वो 15 हैं। 15 का मतलब होता है ये ऑड है, और ऑड के लिए माध्यिका का जो फार्मूला होता है, माध्यिका यानी मीडियन इक्वल टू वो होता है n+1/2 और बापद। ठीक है, इतना पद। तो n की जगह हो जाएगा 15 और 1 16, 16/2 हो जाएगा 8वां पद। ठीक है, 8वां पद इसमें अभी मैंने नोट किया था, वो है आपका 6, यानी जो माध्यिका आएगी वो आएगी 6। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन पे चलता हूँ। हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं। पहली आई थी रेंज जो कि थी 17, उसके बाद जो इसका मोड आया था बहुलक वो था 4, उसके बाद अभी जो माध्यिका आई है वो आई है 6। ठीक है, इसका हमें माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है? इन सब का टोटल, जितने पद हैं उनका टोटल, और डिवाइड बाई पदों की संख्या। 17 और 4 21, 21 और 6 27, और पद कितने हैं? पद हैं 3/3 हो जाएगा, तो 27/3 होगा तो हो जाएगा 9, है ना। 3 से काट देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48, इसको हम लोग करते हैं। इसमें कह रहा है माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है? क्वेश्चन नंबर 48 है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और करते हैं। इसमें कह रहा है संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है, कह रहा है प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बार बार योग है। फोर्थ ऑप्शन है महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है। देखो, इसमें दशमलव की बात कर रहा है ना, तो जितना अच्छे समझ में आएगा उसको अगर फिगर आउट करके समझाया जाए तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित, क्वेश्चन नंबर 49 है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? ठीक है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कण को प्रोत्साहित करना। सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों में सामान्यीकरण क्षमता का विकास करना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन है थर्ड, विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। ठीक है, यही गणित सब्जेक्ट का मोटिव होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है अनुमान और सत्यापन अभिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है प्रारंभ में ही दिए प्रश्नों को समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है अध्यापिका को शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। बिल्कुल सही बात है, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन है। आप एक क्वेश्चन को कितने टाइप से कर सकते हो, है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है गणित ज्ञान की संरचना में परिकल्पना एक भूमिका है। ठीक है, सेकेंड है गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं।
थर्ड ऑप्शन है गणितीय संरचना में भाषा का प्रयोग प्रसिद्ध होना चाहिए, यह होना आवश्यक है। फोर्थ ऑप्शन है गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है, गणित में आप अनुमान नहीं लगा सकते, आप गेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा जो आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कह रहा है कि विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है। ठीक है, पहला ऑप्शन है समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिए जाने चाहिए। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। या फोर्थ ऑप्शन है गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा थर्ड, विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 53, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त ये है कि 3 रेखाखंडों का सम्मिलित हो। आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है पर्याप्त है परंतु आवश्यक शर्त नहीं है। आवश्यक है पर्याप्त दोनों ही शर्त हैं, ना तो आवश्यक और ना ही पर्याप्त शर्त है। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक त्रिभुज की आकृति बनाएंगे तो उसमें ये पर्याप्त है कि 3 रेखाखंड होने चाहिए। ठीक है, बाकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़ते हैं। इसमें कहते हैं निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है ए बराबर यदि एन सम है तो एन स्क्वायर सम है। सही बात है। ठीक है, बी बराबर यदि एन स्क्वायर सम नहीं है तो एन सम नहीं है। ठीक है, सी बराबर यदि एन स्क्वायर सम है तो एन सम है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है यदि एन सम नहीं है तो एन स्क्वायर सम नहीं है। तो इसमें जो हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, सी ए का विलोम है। ठीक है, कैसे? यदि एन स्क्वायर सम है तो एन सम है, ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें कह रहा है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के संसाधनों के रूप में नहीं किया जा सकता। पहला है जियोजेब्रा, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि टाइटल, जियोबोर्ड और गिनतारा इन सबका उपयोग हम गणित के शिक्षण में प्रयोग करते हैं, जियोजेब्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 को हम लोग करते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन है गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेयों की उत्पत्ति से ही गणित बनता है। तो ऐसा तो नहीं है, हर क्वेश्चन या हर कोई प्रमेय से नहीं बनता है। तो दूसरा ऑप्शन है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति जो कि अंकगणितीय परिकल्पना में अच्छा है वह गणित में अच्छा होगा और विलोमता भी ये सत्य होगा, यानी इसका वाइस वर्सा भी बोल रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन है गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। तो बिल्कुल होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑप्शन, इसको पढ़ते हैं। गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैन बी कंडीशनल। ठीक है, इनमें कंडीशन होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57, समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, आपको इसमें निगेटिव फाइंड करना है। पहला ऑप्शन है पठन अक्षमता का प्रभाव व्यक्ति के संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक दृष्टिकोण में समन्वयन करने पर होता है। सही बात है, गणित के चित्रांकित नमूने पठन अक्षमता वाले बच्चों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है पठन अक्षमता वाले बच्चों को अपने विचारों को क्रमबद्ध और संगठित रूप में लिखने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, ना कि गणितीय अधिगम को। तो यही हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य खंडों की संख्या है। ठीक है,
6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, 6 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होती है 9, 9, 9, 9 और 9 और 9। ठीक है, ये होती 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसके आपको फैक्टर निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। कितने निकलेंगे वही आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड आएंगे, बता दे रहा हूँ मैं आपको, वो हो जाएंगे 3 का क्यूब इंटू 37 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 7। ठीक है, ये इसके गुणनखंड निकल के आएंगे, जो कि एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4 और एक ये हो गया 5। तो इसके जो गुणनखंड निकल के आएंगे उसकी संख्या होगी 5, जो कि हमारे ऑप्शन में है थर्ड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, इसमें कह रहा है यदि 8 अंक की संख्या 179x091y 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। देखो, कोई भी संख्या अगर 88 से विभाज्य है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी और 8 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, एक कंडीशन होती है मैथमेटिक्स की, अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य है तो 11 से विभाज्य होगी और 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, कोई भी संख्या अगर 8 से विभाज्य जब ही होगी जब उसकी आखिरी 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो जाएंगी। तो इस संख्या की जो आखिरी 3 डिजिट हैं उसको मैं लिखता हूँ, वो है 9, 1 और y। ठीक है, इस संख्या की जो आखिरी 3 डिजिट हैं ये 8 से विभाज्य होंगी, अगर वो संख्या 8 से विभाज्य है तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकन 8, एक बचेगा, यहाँ हो जाएंगे 11, 8 एकन 8, 3 बचेंगे, 3 बचेंगे तो 8 चौक 32, यानी जब y की जगह 2 होंगे तो ये 8 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि इससे हमें कंडीशन मालूम पड़ रहा है कि जो y की वैल्यू होगी वो 2 होगी। ठीक है, y की जगह पे आएगा 2, एक संख्या हमें मालूम पड़ गई है। तो ही संख्या है x, इसको हमें मालूम करना है। अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन है 11 की। कोई भी संख्या 11 से तभी डिवाइड होगी जब उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग 0 होगा। ठीक है, हम लोग ऐड कर लेते हैं इसके सम स्थानों का योग। सम स्थानों पे 7 हैं, 7, 9, 16 और 2, 18। ठीक है, और x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 और प्लस x। अब इसके विषम स्थानों का योग करते हैं, 1, 9, 1, 10, 10 और 1, 11। ठीक है, ये इसके विषम स्थानों का योग है 11। इसका जो डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग अगर 0 आएगा तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका टोटल आएगा 7। ठीक है, x की जो वैल्यू आ रही है वो फिलहाल अभी 7 आ रही है। अब इसमें क्या जोड़ें साथ में कि वो 11 से डिवाइड हो जाए, यानी कि इसमें हम लोग जब 4 जोड़ेंगे साथ में तो ये 11 से, तो ये हो जाएगा 11, तब ये 11 से डिवाइड हो जाएगी, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 4, x की जगह पे आएगा 4। ठीक है, जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। अब हमें कह रहा है x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, y की जगह है 2 और x की जगह है 4। ठीक है, तो इसका हमें डिफरेंस निकालना है। x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 2, यानी 4 माइनस 2 हमें निकालना है, x माइनस वाई। ये है x और ये है y, जो कि ऑप्शन आएगा हमारा 2। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, जो कि हमारा ऑप्शन है सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मान लीजिए कि a इक्वल टू 11/13 है, b इक्वल टू 13/14 है, c इक्वल टू 15/17 है, तो भिन्न है निम्न में से कौन सा सत्य है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैं अपने एक वीडियो में करवा चुका हूँ। ठीक है, आप डिटेल में वहाँ से देख लेना। इसका जो ऑप्शन बता दे रहा हूँ मैं, 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर। इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा थर्ड। ठीक है, ये वाला इसका ऑप्शन आएगा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले सेक्शन पे।